ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स देख रहे थे और एटॉमिक फिजिक्स में बोर मॉडल देखे थे और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर किसी भी एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देखे थे। तो उसी से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्लास जो कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं और जो मॉड्यूल का कुछ अगर दिक्कत होगा तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, यानी कि अगर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, वैसे ही कोई भी एक एटम है जिसका जेड हमको पता नहीं है, एटॉमिक नंबर जो है पता नहीं है कि कितना एटॉमिक नंबर है। बोल रहा है कि दिस सिस्टम के लिए कि 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर है सेकेंड से थर्ड जाने के लिए, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जेड फाइंड करना है, 3 से 4 जाने के लिए एनर्जी कितना होगा वो फाइंड करना है। अगर n इक्वल टू 1 में ये इलेक्ट्रॉन होता तो वहां से आयोनाइज करने के लिए, यानी कि इनफाइनाइट भेजने के लिए वेवलेंथ कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, सारा सिंपल सिंपल सा फाइंड करते रहो। आगे और एक दो क्वेश्चन है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, सारे सवाल करने हैं, नहीं कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उन सब चीज का ये क्वेश्चन में पूरा यूटिलाइजेशन है। हो गया पहला। क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है क्वेश्चन समझने में तो बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अबाउट घूम रहा है, तो उसमें अगर उसको सेकेंड से थर्ड में भेजना है तो हमको इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो जेड का वैल्यू क्या होगा। पहला तो यही है, तो हम जानते हैं कि 1/λ इक्वल टू होता है RCH, ऐसे लिखते हैं, HC/λ होता है RCH जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2। ठीक है, RZ स्क्वायर है, CH से मल्टीपल कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई। ठीक है, RCH का वैल्यू 13.6 था, तो डेल्टा ई जो है हमारा कितना है 47.2 इक्वल टू हो जाएगा 13.6। जेड पता नहीं, एन कहाँ से कहाँ बोला जा रहा है हमको, तो 2 से 3, 1/,
जैसे अगर हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, एनर्जी दे रखे हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, n1 n2 जो बड़ा है उसको पहले लिख ले रहे हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर बाई 36। यहाँ से जेड का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 0.2 इंटू ठीक है, जेड स्क्वायर का ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड का हमको वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 4.9 के अराउंड आ रहा। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये जेड स्क्वायर का वैल्यू या जेड का वैल्यू 4.9 के आसपास आ रहा होगा। जेड का वैल्यू ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 25 के बराबर आना चाहिए क्योंकि जेड का वैल्यू 5 है। ठीक है, 4.9 है तो अप्रोक्सीमेटली हम 5 ले लेंगे, क्योंकि ऊपर का जो एनर्जी कैलकुलेशन है इन सब में कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज किए गए हैं, तो ये एक्यूरेट इंटीजर है ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, 2.7 आ रहा है। 2.7 नहीं आना चाहिए। 26 3 अगर हम अप्रोक्सीमेट का बात कर रहे हैं तो यहाँ से तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आ जाएगा हमारा 3 पॉइंट समथिंग। तो 70 के 21 यानी कि आसपास में कुछ पॉइंट में है ही, तो आसपास में 25 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 5 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद है, 7 के बाद भी कुछ आ रहा है, 3 के बाद भी आ रहा है, तो 70 के 21 तो ऐसे ही दिख रहा है और पॉइंट है तो कुछ आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, तो हमको आंसर पता है इसलिए बोल रहे हैं कि 25 के आसपास आएगा। बाकी कैलकुलेट करके देखोगे तो ये जेड स्क्वायर यस का सर। वैल्यू 25 के आसपास आएगा, तो जेड 5 आएगा, 2.7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यस सेकेंड इसी से निकाल लेंगे। n इक्वल टू 3 to 4 है, 5 जेड तो पता चल गया। कितना आ जा रहा है? जेड स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, कहाँ से कहाँ है, 3 to 4 यानी कि 9 माइनस 1/16। ठीक है, सॉल्व करके इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कितना आ रहा है इसका? इसका दे रखा है 16.53। यस सर। ठीक है, थर्ड n इक्वल टू 1 से बोल रहा है कि आयोनाइज कर रहे हैं। थर्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो n1 तो 1 है और n2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n1 1 रखेंगे तो 13.6 डेल्टा ई आ जाएगा हमारा। 13.6 इंटू 25 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, यानी कि 13.6 इंटू 25 आ रहा है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में सेकेंड वाला जो होता है इन्फिनिटी होता है। डेल्टा ई अगर लिखे हैं तो इसका मतलब यही है कि E2 माइनस E1 इन्फिनिटी माइनस E1, ये 0 होगा, तो यहाँ से E1 हम बोल सकते हैं कि माइनस इतना हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके सर 340। थर्ड में लेमडा निकालना है ना।
ठीक है, तो ये कुछ है 340 आ रहा है, तो लेमडा चाहिए, तो हम जानते हैं कि एच सी बाई लेमडा होता है, मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी को 12400 लिख सकते हैं, तो लेमडा आ जाएगा 12400 बाई 340 एंगस्ट्रम, अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी आया है, ठीक है, इतना, यही क्या फर्स्ट सेल का टोटल एनर्जी भी होता है? नहीं, अगर फोर्थ का बात करें तो एनर्जी टोटल का बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो E1 हम लिखे इसी के बराबर होगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। हाँ, साइन में पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, तो डबल हो जाएगा, -2 इंटू 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, और क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम, तो एल बराबर क्या होता है? ये तो NH/2 ही होगा। ठीक है, एन को 1 रख देना है, दैट इज इक्वल टू h/2, जिसको हम h बार भी लिख सकते हैं, यानी कि 1.055 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर एक चीज कैलकुलेट किए हैं उसी को आगे यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, हम फिर से बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अपना समय बचाने की। लास्ट है रेडियस, रेडियस का भी फॉर्मूला हमको पता ही है। बोलो, रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था? बोलो। 0.529 0.529 into n square by z square Armstrong. n स्क्वायर बाई जेड जेड था, हाँ सिर्फ z जेड था, स्क्वायर नहीं था। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। n तो शायद फर्स्ट ही बोल रहा है, z 5 है, तो 0.529 बाई 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे से सवाल रहेंगे, हमको उसको सॉल्व करना होगा। ऐसे ही बहुत चीज घुमा के पूछेगा, कभी कुछ दिया रहेगा, कभी कुछ दिया रहेगा, हमको कुछ फॉर्मूले यूज करने होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही हम दे रहे हैं, और ठीक है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक कहने का मतलब यही है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। गैस के लिए हाइड्रोजन लाइक एटम, अ गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसमें बोल रहा है कि some atoms are in lowest ground state and some atom in upper। एक्साइटेड को बोल रहा है स्टेट। ठीक है, इसको ए बोला है, इसको बी।
ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि एटम्स ऑफ गैस मेक ट्रांजिशन टू अपर स्टेट by absorbing light of photon 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ए से बी जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है। और आगे वाला अब इम्पोर्टेंट, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है कि सब्सिक्वेंटली स्टेटमेंट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ पढ़ के तुम लोग खुद से भी रियलाइज करो क्या कहना चाह रहा है, नहीं तो सीधा सीधा दे देंगे तो कैलकुलेशन करके क्या फायदा है। ऑफ only 6 different photon energies। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये चीज है, गैस है, गैस में ये चीज दे रखा है, बोल रहा है कि फाइंड, ये पढ़ने के बाद ए एन कितना होगा, यानी कि किस एन बी, यानी कि बी जो है उसका एन कितना होगा, यानी कि हायर एक्साइटेड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी गैस एटम सी maximum and minimum energy of excited emitted photons। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसमें से पता करना है कि एनबी क्या है, एनए क्या होगा, ग्राउंड स्टेट क्या होगा, जेड क्या होगा, उसके बाद तो सब कुछ निकल जाएगा। हाइड्रोजन लाइक गैस एटम दे रखा है, ए से बी में जा रहा है, और जब बी स्टेट में जा रहा है इतना एनर्जी लेने के बाद 2.7, तो 6 डिफरेंट, ये 0.6 डिफरेंट फोटॉन्स को रिलीज कर रहा है, कर सकता है, कहने का मतलब है यानी कि 6 डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है। सोचो,
सोच लिए, बताएं क्या किसी को आया? बोलो। देखो, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो टोटल 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी हो सकता है, 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी होने के लिए, ठीक है, 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी हम बताए थे कि अगर n है हमारे पास तो नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी क्या हो सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन बोले थे कि ये जो होता है n-1/2 होता है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है 6। तो इसको ध्यान से देखो तो इसमें से n का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 6 है, तो 4 पुट करो तो 4 -3 6 दिख रहा है, तो n इक्वल टू यहाँ से हमको मिल रहा है 4, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें कि अगर कोई भी एनर्जी लेवल दे रखा है तो जो हमारा मैक्सिमम यानी कि 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेने के बाद जो मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होगा वो n इक्वल टू 4 पे होगा, ठीक है। यानी कि 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होगा वो कहाँ पे होगा, 4 पे। और हमको बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स गैस में है वो 2 लेवल्स में है, मान लेते हैं कि ए है और ये कोई बी है, ठीक है, n4 है, बी ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लेट से इन दोनों को बोले हैं। तो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट में बोल रहा है तो पहला तो इसमें है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ गैस एटम्स जो है बोल रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट के लिए या तो n इक्वल टू 2 हो सकता है या n इक्वल टू 3 हो सकता है, ठीक है। अब अगर एनर्जी डिफरेंस 2.7 का हम लोग देखते हैं तो 2.7 का एनर्जी डिफरेंस होने के लिए या तो वो n इक्वल टू 2 से 4 जाए या फिर n इक्वल टू 3 से 4 जाए। तो इस दोनों में से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके लिए एनर्जी जो है डेल्टा ई 2.7 आ सकता है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस के अगर चेंजेस देखे हो गए हाइड्रोजन के लिए हम लोग फाइंड करें तो उसमें z² से मल्टीपल करना था, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग निकाले थे तो डेल्टा ई यहाँ से यहाँ तक के लिए तो शायद आया था 10.2, ठीक है, इसमें निकाले थे तो 3.4 माइनस 1.5, ये था 3.4, ये 1.51 और ये था हमारा 0.85,
ठीक है, तो 2.7 का डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें 0 पॉइंट आएगा, 1 से कम होगा और जेड स्क्वायर से मल्टीपल करते हैं तो और भी वैल्यू कम ही हो जाएगा। 1 से ज्यादा होना चाहिए हमारा डिफरेंस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 1.51 माइनस 0.85 करेंगे तो ये लेस देन जो है 1 आएगा, और इसमें हम किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो क्वांटिटी और छोटा ही होता है। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि NB जो होगा यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यानी कि जो हायर स्टेट है और 2 होगा। पॉसिबल क्या है, 2 और 3, और 3 को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 से 4 जाने में एनर्जी डिफरेंस 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ सकता है। हाँ, 2 से 4 हो सकता है किसी जेड वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ऐसे सोचना था इस चीज को, थोड़ा सा इसमें सोचने वाला है, ज्यादा भी क्या सोचना है, बस इतना तो हम लोग जानते हैं कि N4 होगा, पहला तो 1 है, अब बच गया 2 या 3, 2 या 3 में से हमारा कोई एक B होना चाहिए। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को 2.7 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो एक्साइट हुआ है, तो 1 से तो एक्साइट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 से 2 पे ही जाने पे 10.2 का मल्टीपल लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, तो नहीं होगा। तो या तो 2 से 4 गया होगा या फिर 3 से 4 गया होगा। तो 3 और 4 के बीच में देखते हैं, अगर हम बोले थे कि अगर एनर्जी याद हो तो यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो लेस देन 1 आता है, और लेस देन 1 में कोई क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं तो छोटा ही होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3 नहीं होगा, B क्या होगा, 2 होगा, यानी कि N इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इस बात को समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो। नहीं है कि 2 क्यों होगा। ठीक है, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 मैक्सिमम वो ट्रांजिशन कर सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखे थे कि अगर n में रहेगा तो n इंटू एन माइनस 1/2 कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो पहला हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैस एटम। गैस एटम है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो एटम को बोला है कि एटम्स जो है ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में है, तो दोनों के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। उसके लिए हमको जेड का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा या फिर RCH जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जेड का वैल्यू हमसे पूछा नहीं है, तो सेकंड के लिए बोल रहे हैं कि वी हैव डेल्टा E इक्वल टू 2.7 फॉर n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 4, यानी कि जब 2 से 4 ले जा रहे हैं तो इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देना पड़ रहा है जो भी एटम है उसके लिए। यानी कि हम जानते हैं कि ये डेल्टा ई जो आता है RCH जेड स्क्वायर 1/n1 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, हम यहाँ पे जेड का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस इस टोटल का ही वैल्यू लिख ले रहे हैं। तो RCH जेड स्क्वायर हमको मिल जाएगा, यह आ जाएगा 36/5 यानी कि इंटू 2.7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, एन ही तो चेंज करना है ना। फॉर n इक्वल टू 1 आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो माइनस RCH जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी का स्क्वायर, यही होता है। तो इंफिनिटी का स्क्वायर 0, तो कितना दिख रहा है, यही वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, RCH जेड स्क्वायर कितना दिख रहा है, यही वाला चीज हो जाएगा, तो माइनस 36/5 इंटू 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काम ऐसा करो, कैलकुलेशन हम क्यों बार बार कर, जितना पूछा जाए उतना करो। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 2 यानी कि B वाले के लिए
n2 के लिए रखेंगे तो इसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा -36/5 × 2.7 डिवाइड बाई 4। 4 क्यों किए, चलो यहाँ लिख देते हैं, 1/2 का स्क्वायर -1/∞ का स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, और थर्ड है मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। तो मैक्सिमम और मिनिमम सी, तो इसके लिए हम बताए थे कि अगर ये चीज है, ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन n=4 में आ गया तो मैक्सिमम कितना एनर्जी इमिट कर सकता है और मिनिमम कितना एनर्जी इमिट कर सकता है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो इस केस में मैक्सिमम होगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो डेल्टा ई मैक्स आएगा, और यहाँ से अगर n से 3 पाएगा तो इसके लिए डेल्टा ई मिनिमम आएगा। अगर वही वेवलेंथ का बात करते तो इसका उल्टा हो जाता, क्योंकि एनर्जी जो होता है वेवलेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी आता वहां पे मिनिमम वेवलेंथ, और जहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ वहां पे मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, कैलकुलेशन रहेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अपना दिमाग लगाकर, भेजा लगाकर ये देखना है कि हम कैलकुलेशंस को कैसे आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक ही रास्ता जान रहे होंगे तो बार बार कैसा भी कुछ भी आएगा हम उसी रास्ते से जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब चीजें दिखने लगेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन है हमारा आंसर आना। अब यहाँ से n4 है, n=1 के लिए और n=3 के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी का मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियस को कुछ नहीं टच करा था, न्यूक्लियस के बारे में हमने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो कंसिडरिंग मोशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को हमेशा रेस्ट में एज्यूम किए हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के मास के कारण इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों मूव कर रहे हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक मास यहाँ पे है m1, इसके दूरी पे यहाँ पे m2 है, तो अगर हम फ्री टू रोटेट छोड़ते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस r हो, ये डिस्टेंस को r1 बोले और इस डिस्टेंस को r2 बोले, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ये रोटेट होता हुआ दिखता है। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल को अगर हम फ्री टू रोटेट छोड़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं रोटेशन से कि एनी पार्टिकल इफ फ्री टू रोटेट इट रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। कलम ही है, उसी को अगर हम फेंक दे तो रोटेट होता हुआ आगे बढ़ेगा, तो रोटेशन जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप फ्री टू रोटेट है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पिछला केस में क्या किया कि सिंस mass of nucleus is much greater than mass of electron, this implies that center of mass lies on nucleus। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए, ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए हम लोगों ने पहले मास ऑफ न्यूक्लियस को कंसीडर नहीं किया, उसको रेस्ट में माना और इलेक्ट्रॉन को घुमाया। लेकिन अगर हम इस चीज को ना कंसीडर करें तब क्या होगा? ठीक है, अगर हम इस चीज को कंसीडर ना करें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो न्यूक्लियस पे ही लाई कर रहा है, ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा?
यानी कि इफ सेंटर ऑफ मास डजन नॉट लाई ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर न्यूक्लियस पे लाई नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये ऐसा हमको कुछ रोटेशन मिलेगा इसका। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये न्यूक्लियस जो है इधर घूम जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रोटेशन का सब चीजें हैं, तो हम रोटेशन के बारे में उतना हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। डायरेक्ट हम लिखेंगे कि ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग रिड्यूस मास का सहारा लेते हैं। तो इन सच केसेस, ये बहुत कम जगहों पे दिया रहेगा, लेकिन अगर दे दिया है, वी यूज रिड्यूस मास। ठीक है, रिड्यूस्ड मास क्या होता है? म्यू से लिखते हैं, तो यहाँ से मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस मास कहते हैं। ठीक है, और हम सेंटर ऑफ मास की जगह पे, जहाँ पे जो भी मास है वहां पे हम रेस्ट पे मान लिए, और इस चीज को कंसिडर करते हुए कहे कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है म्यू आर दूरी पे ऐसा अब घूम रहा हो। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हम घूमता हुआ अगर हमको फिर से दिखने लगा, यानी कि जो चीज हमने पहले किया था, यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन को हटा के, यानी कि जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड घुमा रहे थे, तो इस पॉइंट के अबाउट अब हम वहां पे न्यूक्लियस और उसका रिड्यूस मास को रखेंगे और तब घुमाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां भी m आया था वहां वहां हमको म्यू से रिप्लेस कर देना है, बस इतना काम। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, आर एन अगर हमको लिखना हो तो आर एन का फॉर्मूला आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम ई। यानी कि सिंपल में लिखें तो हम ऐसा याद रखेंगे कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास था, और बाकी जो प्रोपोर्शनलिटी हमको पता है एन स्क्वायर बाई जेड तो हमको याद ही है, लेकिन मास के लिए याद रखेंगे कि मास से इनवर्स प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया करता था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आर डैश लिखना चाहते हैं तो आर डैश में यहाँ पे मास जो इलेक्ट्रॉन का है वहां पे म्यू आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, म्यू लिख देना है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करा था, क्या था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे जब मास एम ई था तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एम ई को हटा के म्यू रखे हैं। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, कुछ इसको अगर लिखेंगे तो ये लिखते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। लेकिन कब, जब नीचे म्यू है, एम ई है, तो आर एन डैश यानी कि अभी के लिए न्यू का बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसी फॉर्मूले में एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, यहाँ पे हम म्यू लिखेंगे एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे एम ई आ गया, यहाँ पे देखो ये था, तो ये था तो हमको वैल्यू पता है, तो म्यू रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे म्यू म्यू से एम ई से मल्टीपल और डिवाइड कर लेंगे, और क्या करेंगे। तो यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे एम ई और एम ई से मल्टीपल डिवाइड कर लिए तो ये वाला यूज हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे, ध्यान से देखो तो आर एन इंटू एम ई बाई म्यू इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो
आर एन डैश जो आ रहा है हमारा, पहले जो आर एन था, अच्छा ये अब नहीं रहेगा, ठीक है। इसको एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट बता रहे हैं, प्रूफ नहीं बता रहे हैं। आर एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई म्यू, ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का वीएन जो आया था 2 पाई के जे डी स्क्वायर बाई एन एच आया था। इसमें जो है मास का टर्म नहीं है, मास का कोई टर्म नहीं है, तो ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो लिख देंगे डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मास से इसका कोई लेना देना नहीं है, भी सेम ही रहेगा। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अगर En का बात करते हैं तो एनर्जी जो होता है हम डायरेक्टली लिख रहे हैं फिर से, ठीक है। यह एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ई आता है। फॉर्मूला में अगर देखोगे तो En डैश अगर हम लिखेंगे तो En डैश जो हो जाएगा हमारा En इंटू म्यू अपॉन मास ऑफ ई आएगा, यानी जो भी था उसमें हम लोग इससे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो रेडियस वाले में भी याद रखना है कि एम ई बाई म्यू से मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी वाले में म्यू बाई एम ई से मल्टीपल कर रहे हैं। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कब? जब हम न्यूक्लियस के मास को कंसीडर करेंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन में कहेगा कि घूम रहा है न्यूक्लियस भी घूम रहा है, तब बताओ, ठीक है। ये बहुत कम जगहों पे रहेगा, फिर भी अगर दिख जाए तो उसको यूटिलाइज कर लेना। नेक्स्ट है एटॉमिक कोलिजन, ठीक है। ये भी सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा। एटॉमिक कोलिजन क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि अगर कोई भी एटम है उस पर हम कोई भी पार्टिकल फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, अगर हम किसी स्पीड से उस पर फेंकते हैं तो जाके उस एटम से टकराता है, तो उस एटम से टकराएगा तो क्या होगा, उसी चीज के बारे में हमको ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक कोलिजन। यानी कि कोलिजन ऑफ टू न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, टू, एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूट्रॉन का कोलिजन हो गया। थोड़ा बहुत अगर रेडियो एक्टिविटी का बात जानते होगे तो पढ़े होगे कि हम लोग जो यूरेनियम एटम होता है उस पे न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड कराते हैं तो रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन्स जाके यूरेनियम के एटम से टकराते हैं। तो वही चीज यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियाई कोलिजन का बात कर रहे हैं तो कोई भी पार्टिकल, जैसे एक्सरे देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से जाके टकराता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को अगर हम फेंक रहे हैं तो जाके किसी एटम से टकराएगा, और एटम से टकराएगा तो जो कोलिजन हम लोग पढ़े थे वही चीज यूज करना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से ही बता रहे हैं कि क्या होगा। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एच एटम है, रेस्ट पे है। यहाँ पे हम एक न्यूट्रॉन है हमारे पास जिसको हम किसी स्पीड v से फेंक दिए, ठीक है। तो ये जाके इससे टकराएगा। अगर हम बोले कि कोलिजन जो है इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं कि ये जब जाके टकराएगा तो ये जो न्यूट्रॉन है ये जो है इसका स्पीड हो जाएगा 0, और ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ये चलने लगेगा v से, क्योंकि दोनों का मास जो होता है, इसका भी मास m होता है, इसका भी मास m ही होता है, तो ये v से चलने लगेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन यहाँ पे आया, ये v से ये रेस्ट पे रह गया और ये चलने लगा, ये किस में आ जाएगा, रेस्ट, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो सिमिलर यानी सेम मास को अगर इलास्टिक कोलिजन कराते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा कुछ हो।
यानी कि अगर इसके पास वेलोसिटी है यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गया और इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन है तो हम बोल रहे हैं कि नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक लेते हैं सिंपल केस के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है तो हम जानते हैं कि ये न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दोनों जो होंगे चिपक जाते हैं और किसी स्पीड v डैश से मूव करने लगते हैं। और यहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से टू मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग m इंटू वी इजकल टू 2m v डैश यूज करेंगे, v डैश जो आ जा रहा है v/2 हो जाए, ठीक है, v डैश जो है v/2 हो जा रहा है, यानी कि स्पीड कम हो जा रहा है, यानी कि हम लोग इस केस में बोलते हैं कि एनर्जी जो होगा लॉस होगा, क्योंकि अगर इनिशियल एनर्जी देखें हाफ mv² था तो फाइनल एनर्जी हाफ मास तो हो गया 2m और वेलोसिटी हो गया v/2 का स्क्वायर, तो हमको दिख रहा है 2 टू कैंसिल mv²/4 यानी कि e इनिशियल बाई 2, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, अगर इन इलास्टिक मान रहे हैं तो हाफ ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, हाफ ऑफ एनर्जी जो होगा लॉस हो गया, एनर्जी खत्म हो गया। तो हाफ ऑफ एनर्जी हम लोग जनरल कोलिजन में कहा करते थे, यानी कि दो पार्टिकल जब कोलाइड करता था तो वहां पे कहते थे जो लॉस इन एनर्जी है वो हीट में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो हीट में गया है, यानी कि जैसे कि अगर हम कोई बड़े पार्टिकल का बात करते हैं तो वहां पे हम बोल दिया करते थे कि हीट में लॉस हो गया है, हर जगह हम बोले कोलिजन हुआ है तो लॉस इन हीट गया हो, लेकिन यहाँ हम एटॉमिक लेवल पे बोल रहे हैं, यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हीट में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नो एनर्जी कैन बी लॉस्ट as heat because here we can not consider ठीक है, एटम का बात कर रहे तो लेटिस का डिफॉर्मेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेटिस में डिफॉर्मेशन नहीं होगा कोलाइडिंग के समय तो हीट में जनरेशन नहीं होगा, तो इस बात को इम्पोर्टेंट से याद रखना, क्योंकि एटॉमिक कोलिजन में हीट में एनर्जी नहीं जाता है। तो इतना कहानी सुनाने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि अगर दो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटॉमिक लेवल पे कोलिजन हो रहा है तो वहां पे कोलिजन में जो एनर्जी लॉस है वो हीट में नहीं जाता है, तो ये एनर्जी जाता कहाँ है, ठीक है, यानी कि दिस लॉस इन एनर्जी is absorbed by atom and atom gets excited, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक तो पहले हम लोग पढ़े कि अगर किसी एटम को एक्साइट करना है तो हमको फोटोन एनर्जी उतना ही देना पड़ेगा जितना कि दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस, अगर n1 में है n2 में जाना है, हाइड्रोजन एटम है तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी और सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के जितना एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है फोटोन के थ्रू, फोटोन के टर्म में रेडिएशन के थ्रू उसको एक्साइट करने के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सिर्फ हम उसी तरीके से एक्साइट कर सकते हैं। यहाँ से हमको दिख रहा है
कि अगर एक न्यूट्रॉन जाके हाइड्रोजन एटम से टकरा रहा है और अपना वो एनर्जी लूज कर जा रहा है, तो एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ एटम कोलिजन से भी होता है, यानी कि एटम कैन एक्साइट ड्यू टू एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, अगर ऐसा कोलिजन है तो उसमें भी ये एक्साइट हो सकता है। ठीक है, नहीं अनस्टेबल स्टेट में जा सकता है। और हम जानते हैं कि अगर वो एक्साइट हो गया तो फिर से वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी हमको रिलीज करता है। ठीक है, तो एनर्जी जो होगा आगे चल के बोलेंगे कि वो गामा रेज होता है, गामा रेडिएशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि एटम को हम लोग कोलिजन से एक्साइट कर सकते हैं। एक्साइट हो रहा है तो ये जो एनर्जी है वो एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करने का हमारा तरीका जो हम लोगों ने कोलिजन में पढ़ा है वही चीज यहाँ भी यूज करेंगे, नया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसी में लेट से, ठीक है, ऊपर वाले के लिए इनिशियल एनर्जी जो है कितना मान लें, 25 मान लेते हैं। ठीक है, 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंपेयर करने के लिए। तो ई फाइनल जो होगा हमारा हो जाएगा ई इनिशियल बाई 2 आया था, यानी कि 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह लेने का पर्पस सिर्फ इतना था, फॉर हाइड्रोजन का ही बात कर रहे हैं। 1 से 2 जाने के लिए डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 से 3 जाने के लिए डेल्टा ई 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 1 से 4 जाने के लिए जो था 13 समथिंग आया था ना, कितना आया था 13.6 और माइनस 85 5 7 12.75 आया था। डेल्टा ई जो आएगा ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है 12.25, यानी कि इससे कम है ये दोनों। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे कि हम लोगों ने पिछले केस में देखा था कि एनर्जी उतना ही ये एब्जॉर्व कर सकता है जिसमें वो एक्साइटेड हो जाए, ज्यादा कम कुछ नहीं। डिफरेंस के जितना है दो ऑर्बिट के बीच का उतना एनर्जी को ही एब्जॉर्व कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज केस 1, ठीक है, केस 1 की नो एनर्जी, यानी कि कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एटम जो होगा कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ये रेस्ट में आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन एटम था ये v वेलोसिटी यानी कि सेम एनर्जी से भागने लगेगा। यानी कि इस केस में तो हमारा कुछ होने जा रहा नहीं, जो पहले डिस्कस कर रहे हैं वही हो। केस 2, केस 2 ये हो सकता है कि इसमें से वो 10.2 वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन एटम एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, इतना वो एब्जॉर्ब कर लिया। इंसिडेंट कितना था, इनिशियल कितना था 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एब्जॉर्ब कर लिया इतना, तो फाइनली बचा कितना। ठीक है, यानी कि दोनों के पास फाइनली बचा कितना, तो इनिशियल फाइनल अब बचेगा कितना, काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं,
24.5 माइनस 10.2 यानी कि 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से अब सुनना है। अगर कोलिजन के दौरान कहेगा कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था n=1 में था वो अब 2 में चला गया होगा, और उस दोनों के पास अब इतना एनर्जी जो है फाइनली बच गया है। ठीक है, यानी कि फाइनली उनमें जो है परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कोलिजन इज इनइलास्टिक। ठीक है, कोलिजन क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। फाइनल एनर्जी हमको पता है, तो हम ई फाइनल लिख सकते हैं कितना, ये हमारे पास न्यूट्रॉन था किसी स्पीड v1 से, हाइड्रोजन एटम है ये किसी स्पीड v2 से, तो हम बोल सकते हैं ई फाइनल होगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही है, तो हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। और मोमेंटम कंजर्व तो रहता ही है, कोलिजन इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो जैसा भी हो, और एंड P इनिशियल इक्वल टू हम लिख सकते हैं P फाइनल, दिस इंप्लाइज दैट mv प्लस 0 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 एंड v2 हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, v1 v2 फाइंड कर लेंगे, अलग अलग दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, सिंपली ऐसा अगर सिचुएशन रहेगा तो हम ऐसा करने के बाद जो कोलिजन में ये दो इक्वेशंस हम लोग लगाते थे वो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दिया जाता था, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू हमको मिला होता था, और हम इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी नहीं करते। यहाँ भी हम इनिशियल फाइनल के बराबर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया ये हमको पता है, तो फाइनल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल जा रहा है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को लगा पा रहे हैं, और लगा कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली केस 3, ठीक है, इफ इट एब्जॉर्ब्स 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अगर इतना एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर से वही काम करेंगे, बचेगा कितना, बचेगा हमारा 24.5 माइनस 12.09। ठीक है, इनिशियली था 24.5, इसमें से इतना चल गया यानी 12.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना बच जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू फिर से वही काम mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, और मोमेंटम कंजर्वेशन से बोल सकते हैं mv इक्वल टू mv1 प्लस mv2। इन दोनों को यूज करके हमको ये सब चीजें पूछा जाता है। ठीक है, इधर का जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अब उधर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जा रहा है। ठीक है, तो 2 पे गया तो 2 से फिर 1 3 जा रहा है ना, 3 जा रहा है, तो 3 से वो 2 आ सकता है, 2 से 1, तो उधर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है, इधर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दोनों पार्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे आ सकते हैं, तो इसमें हम करना कुछ नहीं है, बस यही चीज हमको ध्यान में रखना है, और कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जनरली मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देते हैं, मेंस में डायरेक्टली कुछ ना कुछ दे देगा। पहले जैसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लंबा है चले जा रहा है, एक क्वेश्चन दे दिया, लिखो 1 घंटा में बना। ठीक है, अभी के टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, और आते भी हैं तो इसमें से कुछ निकाल कर कुछ पार्टिकुलर चीजें पूछी जाती है, तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। मेंस के लिए इसमें से जो कंसेप्ट है वही हमसे पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करना तो जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो फिर वो आएगा कहाँ से। तो क्वेश्चंस आएंगे तो उसको एक बार सॉल्व करके पूरा प्रैक्टिस करना है। इसमें कोलिजन भी है, रेडिएशन भी है, सब कुछ मिला के है, तो ये फेवरेट टॉपिक हुआ करता था पहले, एडवांस में भी पूछता है। ठीक है,
तो एडवांस के लिए सब फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक मेंस में जल्दी नहीं टच करता है, तो एडवांस में ये सब टॉपिक पूछता है। तो और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है, तो इस चीज को एक बार रिवीजन करो और मॉड्यूल को खत्म करो। और क्या बोलते हैं, एचसी वर्मा, इन सब के लिए एचसी वर्मा बना लो तो बेहतर है। और प्रीवियस ईयर को करते रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो 41 ईयर्स 38 ईयर्स ऐसे बुक आते हैं, कोई सा भी एक बुक लो और पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछता है। और अभी के टाइम में एडवांस और मेंस का सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उस पे भी जाओ कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि जो जो टॉपिक्स एडवांस में नहीं है, मेंस में उन सब टॉपिक्स को टच करा जाता है। क्वेश्चन बनाते वक्त उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर 8-10 टॉपिक एक्स्ट्रा है तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो रहता है ही, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा पढ़ के हम ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। पढ़ना सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इन सब चीज पे भी ध्यान देते रहो, ठीक है। कैसे हम मार्क्स को ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कम मेहनत से ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहले वाला जो पोर्शन है उसी से मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं, बाद वाला से बहुत कम क्वेश्चंस दिखेंगे, लेकिन मिलते हैं। पहले जो था इनसे बहुत क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन मेंस में अभी इससे कम है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। फिर भी कंसेप्चुअल तो पूछ ही सकता है, तो इसलिए एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है। जो भी बुक पढ़ते हो उसको पढ़ो, जहां भी समझ में नहीं आता है उसको पूछो। अभी जो कुछ पढ़े उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मॉड्यूल हम लोग बुकलेट में क्वेश्चंस दिए थे, बुकलेट सॉल्व किए हो, बोलो। सर आज करेंगे। आज करोगे, ठीक है। किसी को भी बुकलेट वाले में किसी में दिक्कत है? किए ही नहीं हो ना स्नेहा? पूरा नहीं किए थे सर। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को किसी में अगर दिक्कत है तो उसको पूछ लेना। नहीं है अभी, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करो। और आज तो और 4-5 क्वेश्चन ही ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरे शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे भी ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 1 से 1.5 लेक्चर। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। फिर आज इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन सब सॉल्व करो। या ऊपर किसी को कोई दिक्कत? नहीं है, ठीक है। फिर